हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको भारतेंदु युग के बारे में पढ़ाया था और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं द्विवेदी युग के बारे में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द्विवेदी युग। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग ऐसा भी लिखा जाता है या फिर इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं। ठीक है, द्विवेदी युग। अब जो द्विवेदी युग होता है तो इसका समय कब से कब तक रहता है, तो इसका समय आपको ध्यान रखना होगा कि यह 1900 ईस्वी से शुरू होता है, जो कि कब तक चलता है, यह 1920 ईस्वी तक चलता है। यह आपको ध्यान रखना होगा। अब इसका नाम द्विवेदी युग क्यों रखा जाता है, तो इसका नाम द्विवेदी युग इसलिए रखा जाता है क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया था। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम रखा जाता है द्विवेदी युग। तो क्यों रखा गया, ऐसा क्या कारण था कि जिसकी वजह से इसका नाम द्विवेदी युग रख दिया जाता है। तो इसमें इसका नाम द्विवेदी युग इसलिए रखा जाता है क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस समय हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद इन्होंने अपना एक लेखक मंडल तैयार किया। तो किस कारण से इसका नाम, इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा जाता है, तो देखिए इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे। जैसे आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने लेखक और कवियों का एक मंडल तैयार किया। लेखक और कवियों, ठीक है, तो लेखक और कवियों का इन्होंने मंडल तैयार किया। तो किस लिए मंडल तैयार किया इन्होंने, तो इन्होंने कहा था कि हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए हमें इसमें रचनाएं लिखनी होगी। ठीक है, तो इस कारण से इनके नाम पर इस युग का नाम रखा जाता है द्विवेदी युग। ये पहला कारण। दूसरा कारण क्या था, तो दूसरा कारण ये था कि हिंदी का कोश तैयार करना। हिंदी का कोश मतलब जो हिंदी का शब्दकोश होता है उसको तैयार करना, ये इन्होंने जिम्मेदारी ली कि हम हिंदी के कोश मतलब हिंदी का शब्दकोश तैयार करेंगे। तो इस कारण से इसका नाम, इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा जाता है। फिर तीसरा कारण क्या था, तो तीसरा कारण ये था कि जो हमारी हिंदी है तो इसको बढ़ावा देने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इन्होंने कहा कि हमको पद्य की भाषा बनाना पड़ेगा। मतलब जो हिंदी है तो इस समय हम देखते हैं कि इसको हिंदी को पद्य की भाषा बनाई जाती है। तो याद रखें कि इस समय जो खड़ी बोली थी, ठीक है, इस समय जो खड़ी बोली थी तो खड़ी बोली को पद्य की भाषा बनाई जाती है। खड़ी बोली को पद्य की भाषा बनाई जाती है, पद्य की भाषा। ठीक है, इस पर इन्होंने जोर दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कि जो खड़ी बोली है तो खड़ी बोली को हमें क्या करना है, तो बोले कि इसको पद्य की भाषा बनाई जाए। और किस लिए इनके नाम पर इस युग का नाम रखा जाता है, तो अगला कारण होता है कि इन्होंने हिंदी की व्याकरण को स्थिरता प्रदान की। इन्होंने हिंदी की व्याकरण को स्थिरता, ठीक है, स्थिरता प्रदान की। इस कारण से इनके नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा जाता है। तो ये कारण है जिसकी वजह से इस युग का नाम, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया है। ये याद रखना फ्रेंड, एग्जाम में अपने से पूछा जाता है कि द्विवेदी युग का नाम द्विवेदी युग क्यों रखा जाता है। तो ये चार कारण है जिसकी वजह से इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया था। तो फिर से समझ लीजिए क्या क्या कारण है। पहला कारण है कि इन्होंने लेखक और कवियों का एक मंडल तैयार किया, ठीक है, रचनाएं लिखने के लिए। दूसरा कारण था कि इन्होंने हिंदी का शब्दकोश तैयार करवाया। तीसरा कारण था कि इन्होंने खड़ी बोली को पद्य की भाषा बनाया। चौथा कारण था कि इन्होंने हिंदी के व्याकरण को स्थिरता प्रदान की। ये चार कारण थे जिसकी वजह से इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि जो द्विवेदी युग होता है तो इस द्विवेदी युग की विशेषताएं क्या होती है। तो देखिए इसमें इस युग की कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान रखना होगा।
विशेषताएं, ठीक है। तो इसके कुछ विशेषताएं हैं द्विवेदी युग की। तो पहली विशेषता है इसमें कि राष्ट्रीय चेतना। पहली विशेषता क्या है? तो राष्ट्रीय चेतना, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देना। दूसरी विशेषता क्या थी? तो सामाजिक चेतना। तो राष्ट्र के प्रति लोगों को जागरूक करना राष्ट्रीय चेतना कहलाती है। फिर इसके बाद में सामाजिक चेतना, तो इसमें क्या होगा? तो हमारे समाज में जो पिछड़ा हुआ वर्ग था उसको जागरूक करना, जिसको हम सामाजिक चेतना कहते हैं। आ रहा समझ में? तो सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है तीसरा। तो तीसरी विशेषता क्या थी? तो तीसरी विशेषता थी कि जो सामाजिक समस्या है, सामाजिक समस्या की पूर्ति कैसे होगी, सामाजिक समस्या की पूर्ति के बारे में विचार करना, ठीक है। तो समाज में जो समस्या व्याप्त थी उस समस्या का समाधान कैसे हो, उस पर आधारित लेख लिखना, उस पर आधारित रचनाएं लिखना, ये इसकी विशेषताएं होगी। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है, अगला है इसमें कि पद्य काव्य को बढ़ावा देना, गद्य और पद्य को बढ़ावा, गद्य और पद्य, ठीक है, गद्य और पद्य को बढ़ावा देना, ठीक है, ये इसकी विशेषता थी। मतलब जो गद्य थे और पद्य थे तो इन दोनों ही काव्य की विधाओं को आगे बढ़ावा देना है, गद्य और पद्य को दोनों को बढ़ावा देना है। फिर इसके बाद में अगला जाता है पांचवा। तो इस समय हम देखते हैं कि रचनाएं कैसे लिखी जाएगी। तो रचनाएं प्रबंध काव्य में भी लिखी जाएगी, इसके बाद फिर मुक्तक काव्य में भी लिखी जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इस काल में हम देखेंगे कि जो रचनाएं लिखी जाती हैं तो ये प्रबंध काव्य में, प्रबंध काव्य और जो मुक्तक काव्य होता है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, ठीक है। तो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों में ही रचनाएं लिखी जाएगी। ये इस काल की विशेषता होती है फ्रेंड, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है इसकी विशेषताओं के बारे में। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे तो इन्होंने अपना जो लेखक मंडल तैयार किया था, तो उसमें कौन कौन से लेखक थे उनके नाम आगे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये विशेषता मैंने आपको बताई है। तो इस समय हम देखेंगे कि हिंदी को अधिक बढ़ावा मिलेगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी कारण से इस काल को जागरण सुधार काल कहा जाता है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का वह कौन सा काल है जिसको जागरण सुधार काल के नाम से जानते हैं, तो इसे कहा जाता है द्विवेदी युग को, जागरण सुधार काल, ठीक है। तो जागरण सुधार काल किसे कहते हैं? तो ये द्विवेदी युग को कहा जाता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कई लेखकों को और कवियों को अपने साथ तैयार किया। मतलब कुछ ऐसे लेखक थे और कवि थे जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के दिशा निर्देशन में कार्य करते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के दिशा निर्देशन में रचनाएं लिखते हैं, ठीक है। तो जो कवि, जो लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के दिशा निर्देशन में कार्य करेंगे उन्हें कहा जाता है द्विवेदी मंडल। और जो लेखक कवि द्विवेदी जी के कहने पर या द्विवेदी जी के दिशा निर्देशन में कार्य नहीं करेंगे उन्हें कहा जाता है द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। ऐसा हम देखते हैं कि इस काल में जो कवि थे, लेखक थे, ये दो वर्ग में बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए इसमें इस युग के कवियों का वर्ग, द्विवेदी युग के कवि। तो देखिए इसमें जो द्विवेदी युग के कवि होते हैं, द्विवेदी युग के कवि, तो जो द्विवेदी युग के कवि होते हैं ये दो वर्ग में बढ़ गए थे। इनके दो वर्ग कौन कौन से हो जाते हैं? तो देखिए इसमें पहला वर्ग इनका, तो पहला वर्ग इनका ये था कि द्विवेदी मंडल युग के कवि पहले थे यहाँ पर द्विवेदी मंडल युग के कवि, ठीक है, द्विवेदी मंडल युग के कवि। याद इसको अपन कैसा कह सकते हैं कि द्विवेदी मंडल के कवि, ऐसा भी लिख सकते हैं,
द्विवेदी मंडल के कवि, और दूसरा इनका जो ग्रुप था ये था द्विवेदी मंडल बाहर के कवि, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। ऐसे हम देखते हैं कि इसमें इनके दो ग्रुप हो जाते हैं। आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे लेखक और कवि थे जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के दिशा निर्देशन में कार्य करेंगे। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के दिशा निर्देशन में कार्य करते हैं उन्हें द्विवेदी मंडल के कवि कहा जाता है, और जो कवि या लेखक द्विवेदी जी के दिशा निर्देशन में कार्य नहीं करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि कहा जाता था। ठीक है। अब इसके बाद फिर यहीं पर अपन देखते हैं कि जो द्विवेदी मंडल के कवि थे तो ये एक विचारधारा में इनको शामिल किया जाता है, मतलब जो काव्य धारा होती है। तो इन कवियों को किस काव्य की धारा के अंतर्गत रखा जाता है? तो इनको अनुशासन की धारा, इन्हें अनुशासन की धारा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अनुशासन की धारा, इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये होगा कि जो भी कवि लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के दिशा निर्देशन में कार्य करेंगे तो उन्हें अनुशासन की धारा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मतलब जो काव्य की धारा है तो उसको दो भाग में बांट दिया था, एक अनुशासन की धारा और दूसरा हो जाता है स्वच्छंदता की धारा। ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि अनुशासन की धारा क्या है। तो इसमें काव्य की वह धारा जो अनुशासन में रहकर अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के दिशा निर्देशन में रचनाएं लिखते थे तो उन्हें अनुशासन की धारा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा हो जाता है कि द्विवेदी मंडल के जो बाहर के कवि होते हैं तो इन्हें काव्य की किस धारा के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो इन्हें स्वच्छंदता की धारा के अंतर्गत शामिल किया गया था। स्वच्छंदता की धारा। अब ये कौन सी धारा है काव्य की? तो काव्य की वह धारा जिसमें कवि या लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के दिशा निर्देशन में कार्य नहीं कर रहे थे तो इनको स्वच्छंदता की धारा के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब इसमें कौन कौन से कवि और लेखक थे द्विवेदी मंडल के कवियों में और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों में? तो इनमें दोनों के नाम आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक के माध्यम से इनके नाम बताता हूँ आपको, जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन से नाम हो जाते हैं। तो पहला अपन इसमें देखते हैं द्विवेदी मंडल के कवि। ठीक है। तो जो द्विवेदी मंडल के कवि हैं तो इनको मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूं कि जैसे मैं हरि सियानाथ, मैं हरि सियानाथ, तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैं, इसके बाद फिर हरि, फिर इसके बाद में सिया और फिर इसके बाद नाथ। ये मैंने यहाँ पर कोड बनाया है तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं, अन्यथा आपको याद रखने में थोड़ी सी परेशानी होगी। ठीक है। तो अनुशासन की धारा में कौन कौन से कवि आते हैं? तो मैंने यहाँ पर लिखा है मैं हरि सिया नाथ। तो मैं से हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? तो मैं से हम यहाँ पर बना देंगे मैथिली शरण गुप्त। मैं से हमने यहाँ पर क्या बना दिया? यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त हमने बना दिया। फिर दूसरे का नाम क्या है? हरि। तो हरि से हम क्या बना देंगे? यहाँ पर हरियोध। और हरियोध का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है हरियोध, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है सिया। तो सिया से हम क्या बनाएंगे? सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में तीसरा हो जाता है नाथ। अब नाथ से हम क्या याद रखेंगे? तो नाथ से आपको याद रखना है नाथूराम शर्मा, जिसे हम शंकर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? नाथूराम शर्मा। नाथूराम शर्मा, या इन्हें हम शंकर के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो द्विवेदी मंडल युग के कवि थे। ठीक है। तो द्विवेदी मंडल के जो कवि थे उनको हमने यहाँ पर बताया, आपको इनके नाम ध्यान रखना है। तो यदि आप इस ट्रिक से आप याद रखेंगे तो जल्दी याद रख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में अगला नाम यहाँ पर आ जाता है द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। अब इसमें इसका मतलब क्या हो जाता है? तो कुछ ऐसे कवि और लेखक थे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के दिशा निर्देशन में कार्य नहीं करते थे, ये स्वतंत्र रहकर कार्य करते थे।
तो ऐसे कवियों को, ऐसे लेखकों को द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि और स्वच्छंदता की धारा में इनको शामिल किया गया है। तो इसमें भी कुछ विद्वानों के नाम है, देखें यहाँ पर कुछ कौन कौन से विद्वान हैं। तो यहाँ पर मैं आपको नाम बताता हूँ, देखिए इसमें तो पहला नाम हम यहाँ पर बता देते हैं कि श्री, तो श्री राम मूल। तो श्री राम मूल से देखो कैसा नाम बनाते हैं अपन। तो यहाँ पर हमने लिखा श्री, फिर उसके बाद में राम, फिर इसके बाद तीसरा नाम लिख दिया अपन ने मूल, मूल और ठीक है। तो ये 4 नाम अपन ने लिखे हैं। तो कैसे याद रखेंगे आप इसको, श्री राम मूल। तो श्री राम मूल से कैसे होगा देखो, तो श्री से हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, तो श्री से हो जाएगा श्रीधर पाठक, श्री से क्या हो जाएगा श्रीधर पाठक। फिर दूसरा नाम है राम, तो राम से यहाँ पर क्या हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी, क्या हो जाएगा यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी। फिर इसके बाद में अगला नाम आता है मूल। तो ये मुंह से हम क्या बनाएंगे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मुंह से हम बनाएंगे यहाँ पर मुकुटधर पांडे, क्या बनाएंगे यहाँ पर मुकुटधर पांडे। और इसके बाद फिर लास्ट में आता है ल, तो ल से क्या बनाएंगे हम लोचन, ठीक है। तो ल से बना लेंगे हम लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है। तो लोचन प्रसाद पांडे ये सब क्या हैं, तो ये स्वच्छंदता की धारा के कवि थे और ये द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो बताया मैंने आपको द्विवेदी मंडल के कवि और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, ठीक है। अब इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं कि जो द्विवेदी युग था, तो द्विवेदी युग में भी हम देखते हैं कि प्रबंध काव्य को और मुक्तक काव्य को बढ़ावा दिया जाता है। अब प्रबंध काव्य का मतलब क्या हो जाता है, तो प्रबंध काव्य का सीधा सा मतलब हो जाता है कि वे रचनाएं जो वार्णिक छंद और मात्रिक छंद के नियमों का पालन करके लिखी जाती है, तो उसे हम प्रबंध काव्य के अंतर्गत शामिल करते हैं। और कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जो प्रबंध काव्य में अर्थात वार्णिक छंद और मात्रिक छंद के नियमों का पालन नहीं करती है, तो ऐसी रचनाओं को हम मुक्तक काव्य में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर कुछ ऐसी रचनाएं लिखी जाती है जो खंड काव्य में लिखी जाती है, तो प्रबंध काव्य में और इसके बाद मुक्तक काव्य में और खंड काव्य में कुछ रचनाएं यहाँ पर लिखी जाती है इस द्विवेदी युग में, जो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि जो द्विवेदी युग होता है, तो इस द्विवेदी युग की रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड, इसमें कि जो द्विवेदी युग था, तो द्विवेदी युग में कौन कौन से प्रबंध काव्य है और खंड काव्य कौन से हैं। तो देखिए इसमें कुछ प्रबंध काव्य और खंड काव्य के बारे में। तो जो द्विवेदी युग होता है इसमें कुछ प्रबंध काव्य थे, तो कौन कौन से प्रबंध काव्य हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखना है और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ इसमें रचनाकार का नाम और दूसरी तरफ उसकी रचना का नाम, ठीक है। इसमें रचनाकार कौन थे महाकाव्य के और या प्रबंध काव्य के, और दूसरा उसकी रचनाएं कौन सी थी, ठीक है। रचनाएं या इसको हम प्रबंध काव्य भी कहते हैं। अब प्रबंध काव्य का मतलब क्या हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वह काव्य जिसमें किसी भी कथा का वर्णन, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक के क्रमबद्ध रूप से किया जाता है, तो उसे हम प्रबंध काव्य कहते हैं। और इसी प्रबंध काव्य के अंतर्गत हम देखते हैं खंड काव्य और महाकाव्य आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए कि कुछ रचनाकारों के नाम, जिसमें पहला नाम आ जाता है मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का। तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कुछ रचनाएं लिखी जाती हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि जैसे यशोधरा, ठीक है। तो यशोधरा ये प्रबंध काव्य है या फिर महाकाव्य भी आप इसको कहते हैं। तो यशोधरा और साकेत ये कैसे हैं, तो ध्यान रखना ये प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं, जो आपको ध्यान रखना है, और ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित है। फिर इसके बाद में ऐसे अगला नाम इसमें आ जाता है, ध्यान रखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय का, जिसे अरियोध के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह
उपाध्याय, और जो अयोध्या से उपाध्याय हैं इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, तो इन्हीं को हरियोध, इन्हीं को हरियोध के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इनके कुछ महाकाव्य हैं, देखिए तो इनके महाकाव्य में नाम आ जाता है जैसे प्रिय प्रवास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, प्रिय प्रवास। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा था, तो ये खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, ठीक है, इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर इन्हीं के द्वारा रचित दूसरा महाकाव्य है वैदेही वनवास। तो वैदेही वनवास यह भी किसका महाकाव्य है, तो यह भी इन्हीं का है, अयोध्या से उपाध्याय, जिसको हम हरियोध के नाम से भी जानते हैं। तो इनका उपनाम क्या है, हरियोध, और पूरा नाम क्या होता है, तो अयोध्या से उपाध्याय, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे अगला आ जाता है जैसे बालकृष्ण शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, ठीक है, बालकृष्ण शर्मा, जिसे हम नवीन के नाम से भी जानते हैं। तो नवीन इनकी उपाधि थी और इनका जो वास्तविक नाम था वह था बालकृष्ण शर्मा। तो इनके द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसका नाम आपको ध्यान रखना होगा, उर्मिला, ठीक है। तो महाकाव्य, अब मैं इतनी देर से बार बार महाकाव्य महाकाव्य बोल रहे हैं, तो महाकाव्य का अर्थ क्या होता है, तो वैसे तो महाकाव्य के बारे में आपको मैं अलग से टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसका अर्थ समझ लीजिए। तो महाकाव्य का मतलब होता है कि जिसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं। तो 8 सर्ग का मतलब होता है कि 8 अध्याय कम से कम होना चाहिए, तो उसे महाकाव्य की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी पात्र होगा या जो भी नायक होगा उसका महान होना जरूरी होता है, अच्छे वंश का होना जरूरी होता है, ठीक है। तो नायक या नायिका दोनों पर महाकाव्य लिखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ महाकाव्य या प्रबंध काव्य के बारे में हमने आपको बताया है जो द्विवेदी युग के लिखे गए हैं। अब इसके बाद फिर कुछ खंड काव्य, तो देखिए इसमें कौन कौन से खंड काव्य हैं। अब खंड काव्य का मतलब क्या हो जाता है, तो खंड काव्य का मतलब होता है कि वह काव्य जिसमें सर्गों की संख्या निश्चित नहीं होती उसे खंड काव्य कहते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो खंड काव्य का क्षेत्र बड़ा होता है, खंड काव्य का क्षेत्र महाकाव्य का क्षेत्र बड़ा होता है और खंड काव्य का क्षेत्र छोटा होता है। तो खंड काव्य तो क्या है, ये महाकाव्य का एक छोटा सा एक अंश होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ इसकी रचनाकार और रचनाओं के नाम। तो एक तरफ इसमें रचनाकार का नाम आपको ध्यान रखना है, रचनाकार, और दूसरी तरफ इसमें रचनाओं के नाम, ठीक है। तो रचनाकार और उनकी रचनाएं, तो यहाँ पर पहला नाम हम लिखते हैं मैथिली शरण गुप्त का। तो मैथिली शरण गुप्त के कुछ खंड काव्य हैं जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, तो मैथिली शरण गुप्त ने महाकाव्य भी लिखे हैं और खंड काव्य भी लिखे हैं, तो दोनों में इनका विशेष योगदान रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित कुछ खंड काव्य जैसे पंचवटी, ठीक है। इसके बाद फिर रंग में भंग, रंग में भंग। इसके बाद फिर तीसरा इनका खंड काव्य होता है जयद्रथ वध, जयद्रथ वध। तो ये इनके द्वारा लिखित खंड काव्य हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में फिर अगले आ जाते हैं खंड काव्य लिखने वाले विद्वान का नाम या उसमें कवि का नाम। देखिए तो अगला नाम आ जाता है रामनरेश त्रिपाठी का। अगला नाम है रामनरेश त्रिपाठी। तो रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा कुछ लिखित खंड काव्य है। तो कौन कौन से खंड काव्य लिखे हैं इन्होंने, ये देखिए इसमें, जैसे पथिक, पथिक, इसके बाद फिर स्वप्न, पथिक और स्वप्न, ये इनके द्वारा रचित कुछ खंड काव्य हैं जो आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामनरेश त्रिपाठी बताइए ये किस युग के कवि हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा ये द्विवेदी युग के कवि हैं। दूसरा, फिर इनके द्वारा रचित खंड काव्य कौन से हैं, तो ये खंड काव्य के नाम आपको ध्यान रखना होगा। तो
तो ये इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य हैं, पंचवटी है, रंग में भंग है, जयद्रथ वध है, किसान है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और पंचवटी बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि जो द्विवेदी युग के कुछ लेखक हैं और कवि हैं, तो इनके रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने आपको बताया प्रबंध काव्य और खंड काव्य के रचनाकार और उनकी रचनाओं के नाम। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें जो द्विवेदी युग होता है, तो द्विवेदी युग में कुछ रचनाकार के नाम आपको ध्यान रखना है और इनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं, ठीक है। तो एक तरफ आपको याद रखना है रचनाकार का नाम और दूसरी तरफ आपको लिखना है रचनाएं। तो देखिए इसमें रचनाकार के नाम कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहला नाम इसमें आ जाता है, देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम। पहला नाम आपको ध्यान रखना है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो देखिए इसमें पहली रचना यहां पर आ जाती है काव्य मंजूषा, पहली रचना आ जाती है काव्य मंजूषा। दूसरा हो जाता है यहां पर इनकी रचना का नाम कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज। इसके बाद फिर इनकी तीसरी रचना हो जाती है सुमन, इनकी तीसरी रचना होती है सुमन। और इसके बाद फिर अबला विलाप। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनमें से आपको ज़्यादा किसको याद रखना होगा, तो ज़्यादा आपको एक तो अबला विलाप याद रखना होगा और इसके बाद फिर काव्य मंजूषा। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसके बाद फिर अगले रचनाकार का नाम देखिए इसमें, तो अगले रचनाकार का नाम आता है नाथूराम शर्मा, या जिनको हम शंकर के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसमें अगले रचनाकार का नाम आता है नाथूराम शर्मा, ठीक है, नाथूराम शर्मा, जिसे हम शंकर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि शंकर इनकी उपाधि है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं, तो कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी है ये देखिए इसमें। तो पहली इनकी रचना का नाम आ जाता है शंकर सरोज, पहली इनकी रचना हो जाती है शंकर सरोज और दूसरी रचना का नाम होता है शंकर सर्वस्व, शंकर सर्वस्व। ये इनकी रचनाएं होती हैं। तो है तो और भी, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये रचनाएं मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शंकर किसका उपनाम है या शंकर किसकी उपाधि थी। तो ये जो नाथूराम शर्मा जी थे इनकी यह उपाधि है शंकर और उनकी रचनाएं ये हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला नाम देखिए यहाँ पर, ऐसे ही मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं कुछ तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। जैसे इनकी और भी रचनाएं होती है झंकार, इनकी रचनाएं जैसे झंकार, इसके बाद फिर किसान, ये भी इनकी रचनाएं हैं किसकी, मैथिली शरण गुप्त की। बाकी और जो इनकी रचनाएं थी जैसे यशोधरा है, साकेत है, पंचवटी है, रंग में भंग है, जयद्रथ वध है, तो ये थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला नाम आता है जैसे राम नरेश त्रिपाठी जी का। तो राम नरेश त्रिपाठी के बारे में भी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं मैंने आपको बताई, खंड काव्य में जैसे पथिक है, स्वप्न है, ये इनके खंड काव्य हैं राम नरेश त्रिपाठी के। फिर इसके बाद में अगला नाम देखिए इसमें, अगला जाता है मधुकर, ठीक है। अगला नाम देखिए इसमें लोचन प्रसाद पांडे। अगला नाम आता है लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है। अब लोचन प्रसाद पांडे की रचनाएं कौन सी हैं, तो इसकी रचना को ध्यान रखना होगा प्रवासी, ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद में अगले विद्वान का नाम आता है, ये अगले जो रचनाकार हैं उनका नाम है मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे। तो जो मुकुटधर पांडे हैं इनकी रचनाएं कौन सी हैं, तो आपको ध्यान रखना है पूजा के फूल, इनकी रचना है पूजा के फूल, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर हमने द्विवेदी युग के कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बताया है। ठीक है, तो जो एग्जाम में अभी तक पूछा गया क्वेश्चन, तो ज़्यादा किससे पूछा गया है, तो ज़्यादा आपको ध्यान रखना है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम, फिर इसके बाद में मैथिली शरण गुप्त का नाम, फिर इसके बाद में राम नरेश त्रिपाठी के नाम। ये इनकी रचनाएं अभी तक एग्जाम में ज़्यादा पूछी गई है। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखना। और एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि राम नरेश त्रिपाठी किस काल के कवि हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि हैं, किस युग के कवि हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा द्विवेदी युग के। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये द्विवेदी युग समाप्त हो जाता है और इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।